यह सब कुछ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इमरान ने कहा, जो कुछ पिछले 1 घंटे से तुम पर बीत रही है वो मुझ पर कई साल से बीत रही है। मुझे भी हर घड़ी यही लगता रहा है कि मेरा दिल बंद हो जाएगा, मेरा कलेजा फट जाएगा। चौधरी बोला, मैं अपनी गलती मानता हूँ। हमने अपने बच्चे की मोहब्बत में तुम्हें और तुम्हारी मां से वक्रा कर दिया। शायद इसी की सजा मुझे जालिम बीमारी की शक्ल में मिली है। मेरी हड्डियां खुर खुर कर मेरे पेशाब के साथ निकलती जाती हैं। मैंने अब ज्यादा वक्त नहीं जीना, तुम मेरा खून अपने सर न लो। इमरान बोला, अभी तुम ठीक ठाक हो। तुम्हारे जैसे शैतान की टांगे कब्र में चली जाएं तो भी वो अपनी आखिरी शैतानियों से बाज नहीं आता। गुजरात से कुछ लोग मेरे बारे में सुन-गुन लेने के लिए यहाँ आए थे। वो मुझे अपनी धी का रिश्ता देना चाहते थे। तुमने और तुम्हारी इस भैंस बीवी ने बड़ी अच्छी तरह उनको इत्मीनान दिलाया, मेरी तारीफों के पुल बांधे और मेरे रास्ते के सारे कांटे अपने हाथों से चुन लिए। यही किया ना तुम दोनों ने? उसका लहजा में तंज की तेज काट थी। चौधरी का रंग जो थोड़ी देर के लिए नॉर्मल हुआ था फिर हल्दी हो गया। उसकी बीवी चापलूसी के अंदाज में इमरान को अम्मू पुत्र कहने लगी और मिन्नत तरले में मसरूफ हो गई। तब अचानक वो हुआ जिसकी तवक्का नहीं थी। चौधरी के चेहरे पर शदीद कर्ब के आसार नजर आए तो उसने अपना दायां हाथ सीने पर रखा, फिर वो यकायक एक तरफ को झुकता चला गया। खाए में भरी उसकी बीवी पुकारी और दौड़कर अलमारी की तरफ गई। उसने कांपते हाथों से चौधरी की जुबान के नीचे गोली रखी। तब तक चौधरी तकरीबन बेहोश हो चुका था। उसकी बीवी कराही, इससे दिल का दौरा पड़ गया, खुदा के लिए कुछ करो, इसे अस्पताल ले जाओ। इमरान ने पिस्तौल चौधराइन की पेशानी से लगाते हुए कहा, हम इसे मारेंगे नहीं तो बचाएंगे भी नहीं। अपने पुत्र को बुलाओ, वही इसका कुछ करेगा। और एक और बात है, पूरे ध्यान से सुन लो, अगर यहाँ हमारे बारे में किसी को पता चला तो तेरी और तेरे पुत्र की खैर नहीं। हमारे साथ कुछ भी हो हम तुम्हें जीता नहीं छोड़ेंगे। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, चौधराइन ने घुटी घुटी आवाज में कहा। तो ठीक है, बुलाओ जिसको बुलाना है, राजा ने कहा। इमरान और राजा ने हथियार छुपा लिए। इमरान ने पहले की तरह मफलर में अपना मुंह सर लपेट लिया। चौधराइन ने अपने पुत्र का नाम लेकर दुआई दी, न्याज़े जल्दी आ, तुम्हारे पीयू को कुछ हो गया। उसके साथ ही उसने कमरे का दरवाजा भी चौपट खोल दिया था। अंदाजा होता था कि न्याज़े का कमरा कहीं पास ही है। चौधराइन की दूसरी आवाज पर ही न्याज़ा हक्का बक्का वहां पहुंच गया। वो इमरान ही का अहम उम्र था। उसने सलवार कमीज पहन रखी थी, बाल बिखरे थे, यकीनन बिस्तर से निकला था। उसके पीछे उसकी जवान साल बीवी भी थी, वो भी सर पांव से नंगी थी। जब उसने कमरे में 2 गैर मर्दों को देखा तो जल्दी से अपने सर ढांपने की कोशिश की। चौधरी को बेहोशी के आलम में पड़े देखकर ही न्याज़े और उसकी बीवी को अंदाजा हो गया कि अब्बा जी को हार्ट अटैक हो गया। एकदम खलबली सी मच गई। मुलाजमों को आवाजें दी गईं और भागते दौड़ते कदमों की आहटें सुनाई दी। इस अफरा तफरी में किसी को इमरान और राजा की तरफ तवज्जो देने का होश नहीं था। जब बेहोश चौधरी सजावल को डंडा डोली करके गाड़ी में पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, इमरान और राजा वहां से खिसक आए और फिर अगले चंद घंटों में वापस खुशहाल पहुंच गए। चौथे दिन राजा ही की जुबानी इमरान को यह इतला मिली कि चौधरी सजावल दिल के इस शदीद दौरे से जां पर नहीं हो सका और अंजाम को पहुंच गया। इन दिनों इमरान के दिलो दिमाग की अजीब सी कैफियत थी। कभी दिल तो चाहता था कि अपनी जिंदगी को तो खत्म कर ले, लेकिन इस तरीके से कि कोई इसे हराम मौत करार न दे। यही पर अगंदा ख्यालात थे जिनके जेरे असर वो अपनी सेहत और सलामती की तरफ से बिल्कुल बेपरवाह हो गया था और खतरनाक तरीन काम भी कर गुजरता था। एक रोज वो मौत के कुएं में अंधाधुंध मोटरसाइकिल चलाते हुए गिरकर सख्त जख्मी भी हुआ और उसे 10-12 रोज अस्पताल में गुजारना पड़े, लेकिन इसके तर्ज जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ा और ना ही इसकी सोचों में कोई फर्क आया। अस्पताल में कयाम के दौरान में कई बार उसके ज़हन में आया कि शायद चौधराइन और उसके पुत्र न्याज़े की तरफ से किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल जाहिर हो, लेकिन हैरान कुन तौर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यूं लगा कि वहां चौधरी सजावल की हवेली में कोई वाकया हुआ ही नहीं था। गालिबन चौधराइन ने भांप लिया था कि जो कुछ इमरान ने कहा है वो कर दिखाएगा। वो खामन से तो महरूम हो ही चुकी थी, अपने बेटे से हाथ धोना नहीं चाहती थी, लिहाजा उसने दम साध लिया। इमरान को अस्पताल से आए हुए 5-6 रोज हुए थे जब एक अंग्रेज प्रोफेसर साहब जान मोहम्मद साहब के पास आए। वो 50-55 बरस के सेहतमंद शख्स थे। फ्रेंच कट दाढ़ी और ऐनक उनके चेहरे का हिस्सा थी। उनका पूरा नाम तो कुछ और था, मगर जान साहब उन्हें मिस्टर रिची साहब कहते थे। रिची साहब अपने साथ एक खौफनाक बर्नार्ड कुत्ता भी लाए थे। उसका वजन 100 किलो के लगभग होगा। उसके पूरे जिस्म पर बाल और आंखों में कातलाना चमक थी। जान साहब ने इमरान को हैरान करते हुए बताया, रिची साहब तुम्हारे लिए यहाँ आए हैं। मेरे लिए? हाँ, ये तुम्हारे बारे में कुछ जानना चाहते हैं। तुम्हें याद है जब तुम टाइगर को ट्रेन कर रहे थे, अब्बास ने तुम्हारी वीडियो फिल्म बनाई थी। ये फिल्म किसी तरह इस्लामाबाद में मिस्टर रिची तक पहुंची। इसके बाद और भी कुछ लोगों ने ये फिल्म देखी। पिछले महीने मिस्टर रिची ने इस्लामाबाद से अब्बास से राब्ता किया और उससे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। काम के सिलसिले में अब्बास रावलपिंडी तो जा ही रहा था, उस रिची साहब से मुलाकात का प्रोग्राम भी बना लिया। वहाँ रिची साहब और इनके 2 दोस्तों ने अब्बास से तुम्हारे बारे में बहुत सी मालूमात ली। ये लोग जानवरों के साथ तुम्हारे रवैये और तुम्हारे साथ जानवरों के रवैये से भी ज्यादा हैरान हैं। इसका सबूत ये है कि अब रिची साहब खुद यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो मुझसे क्या चाहते हैं? बस तुमसे मिलना और तुम्हें देखना चाहते हैं। मैं कोई अजूबा हूँ? इमरान का लहजा रूखा था। नहीं, लेकिन जो कुछ तुम्हारे अंदर है वो जरूर अजूबा है। जिस तरह ये हमारी समझ से बाहर है।
इसी तरह रिची साहब और इनके दोस्तों की समझ से भी बाहर है। रात को एक पुरतकल्लुफ खाने पर रिची साहब से इमरान की मुलाकात हुई। इमरान इस सूरत हाल से बेजार था, मगर जान साहब के कहने पर उसने रिची साहब को तफसीली इंटरव्यू दिया। रिची साहब काफी अरसे से पाकिस्तान में मुकीम थे और टूटी फूटी उर्दू में बात कर लेते थे। इनके कुछ सवालों के जवाब इमरान ने तफसील से दिए, कुछ को वो गोल कर गया। रिची साहब ने टूटी फूटी उर्दू में पूछा, इमरान तुम्हें अपने साथ जानवरों के खास रवैये का पता पहली बार कब चला? मुझे ठीक से याद नहीं जी, मैंने आपसे माजा नामी औरत का जिक्र किया है। उसके पास एक बड़ा सरकश घोड़ा हीरा था, कोई उसे संभाल नहीं पाता था, मगर मैंने थोड़ी सी कोशिश से उसे संभाल लिया। इस वक्त मुझे थोड़ा बहुत अंदाजा हुआ। क्या तुम्हें अपने बचपन की कोई ऐसी बात याद है जब किसी जानवर ने तुम्हारे साथ खास रवैये का मुजाहिरा किया हो? इमरान ने नफी में सर हिलाया। रिची साहब ने इस तर्ज के और कई सवाल इमरान से पूछे। फिर टीवी स्क्रीन पर वो वीडियो देखी गई जिसमें इमरान टाइगर और चंद दूसरे जानवरों को तरबियत देते हुए नजर आता था। इस वीडियो को देखने के दौरान में रिची साहब ने कई बार वंडरफुल, अमेजिंग के अल्फाज इस्तेमाल किए। अगले रोज इमरान का अमली इम्तिहान था। पिंजरे में बंद खौफनाक सेंट बर्नार्ड कुत्ते को ट्रेनिंग वाले अहाते में छोड़ा गया। अब इमरान को इस अहाते में दाखिल होना था। इमरान को कुछ पता नहीं था कि क्या होने वाला है और सूरत हाल में क्या तब्दीलियां रुनमा हो चुकी हैं। जो कुछ हुआ वो कतई गैर मुतवक्का था, लेकिन इसका हल्का सा एहसास इमरान की चिट्ठीस को जरूर हो रहा था। वह मुख्तसर अहाते में दाखिल हुआ। उसके चारों तरफ दीवार थी जिसके ऊपर खारदार तार लगाए गए थे। सेंट बर्नार्ड का अंदाज खतरनाक था। वह अपने दुम को तेजी से गर्दिश दे रहा था और उसके चौड़े जबड़े में से नुकीले दांतों की झलक नजर आती थी। इमरान उसे पुचकारा और उसके करीब चला गया। हमेशा की तरह उसके हाथ में एक छोटी सी छड़ी के सिवा और कुछ नहीं था। कुत्ता चंद कदम आगे बढ़ा। इमरान ने घुटनों के बल बैठकर दोनों हाथों को हरकत दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। वो जरा सा झिझका, लेकिन अगले इलमे भयानक अंदाज में इमरान पर झपटा। इमरान को अपनी जगह छोड़ने में एक लहजे की देर होती तो उसका नरखरा उधर चुका होता। जानवर के बालों का लम्स से उसने अपने चेहरे पर महसूस किया और उसकी हैवानी बू उसके नथनों में घुसी। अगले 8-10 सेकंड बड़े तहलका खेज थे। बिपरा हुआ कुत्ता इमरान को जरा खातिर में नहीं लाया। यह सिर्फ इमरान की गैर मामूली फुर्ती थी जिसने उसे कुत्ते के तेज हमलों से बचाया। जान साहब के गार्ड्स ने राइफलें तान ली थी। जान साहब चिल्ला रहे थे, बाहर आ जाओ, जल्दी करो। रिची साहब भी कुछ इस तरह का ववेला कर रहे थे। इमरान ने हंगामी रास्ता इख्तियार किया और ट्रेनिंग वाले अहाते से बाहर आ गया। इमरान हैरान था और इससे भी ज्यादा दीगर लोग हैरान थे। इस अहाते में उन्होंने टाइगर जैसे खतरनाक जानवरों को इमरान के इशारे पर चलते और उसकी गोद में सर रखते देखा था। अगले 24 घंटे में इमरान पर यह अनोखा इंकशाफ हुआ कि उसके और जानवरों के दरमियान जो गैर मामूली खसूसी ताल्लुक था वो खत्म हो चुका है या फिर मान पड़ चुका है। वो टाइगर के पास गया, सफेद रीछ के पास गया, स्टार सर्कस की मारूफ हथनी नाजो के पास गया। हर जगह उसका यह एहसास कभी तर हुआ कि सूरत हाल बदल चुकी है। दूसरे रोज रिची साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने इमरान से तफसीली बातचीत की। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे बारे में जो अंदाजा लगाए थे वो दुरुस्त साबित हुए। बेशक कल तुम किसी भी तरह की कारकर्दगी दिखाने में नाकाम हुए हो, लेकिन तुम्हारी यह गैर मुतवक्का नाकामी इस बात की दलील है कि तुम्हारे अंदर वो खास सलाहियत मौजूद है जिसके बारे में मैं और मेरे साथ गौर व फिक्र करते रहे। इस सलाहियत का कुछ अरसे के लिए ओझल हो जाना ये इसकी मौजूदगी का सबूत है। मैं समझा नहीं जी, इमरान ने कहा। प्रोफेसर रिची ने चाय का घूंट लेते हुए गौर से इमरान को देखा और बोले, जानवरों के माहिर और नफ्सियात नाम बड़े अरसे से ये बात मानते हैं कि कुछ इंसानों और जानवरों में एक खास किस्म का ताल्लुक पैदा हो जाता है। इंसानों की तरह जानवरों में भी एक तरह की मकनातीसियत होती है। कुछ लोगों की मकनातीसियत हैवानों की मकनातीसियत से एक जुदा लिंक बना लेती है। आमतौर पर यह सलाहियत कुदरती होती है, मगर अपनी कोशिश और मेहनत से इसे बहुत बेहतर भी बनाया जा सकता है। इस सलाहियत को हिप्नोटिज्म का एक हिस्सा कहा जाता है। मिसमरिज्म समझते हो तुम? रिची साहब ने आखिर में इमरान से पूछा। जी हाँ, यही समझ लो। अरसा पहले फ्रांसिस मिस्मर नाम का शख्स हुआ करता था। उसके नाम से मिसमरिज्म का लफ्ज निकला। फ्रांसिस मिस्मर ने भी इस खास किस्म की कशिश की बात की थी। उसका दावा था कि इस कशिश से हैरान कुन नतीजे हासिल हो सकते हैं। हमारे जदीद दौर में भी जानवरों को हिप्नोटाइज करना एक ठोस हकीकत की तरह जाना जाता है। इसके बाद प्रोफेसर रिची ने इस हवाले से चंद एक मिसालें थी। प्रोफेसर रिची की कही हुई बातें बहुत अहम और तवज्जो तलब थी, लेकिन इमरान को इस सारी गुफ्तगू में कोई दिलचस्पी महसूस नहीं हुई। उसे किसी चीज में दिलचस्पी रही ही नहीं थी। किसी सलाहियत का हासिल हो जाना, खो जाना और फिर दोबारा मिलने की उम्मीद होना, ये सब उसके लिए बेमानी बातें थी। वो तो किसी और ही आग में जल रहा था, किसी और ही अजियत से गुजर रहा था। उसे यकीन नहीं आता था कि वो सचमुच चली गई है, हमेशा के लिए नाता तोड़ गई है। उम्मीदाज की हल्की सी किरण भी नहीं छोड़ गई जिसमें उसे अपनी जिंदगी की शक्ल नजर आ सके। उसने बारहा सोचा था कि वो कैसे गई होगी। जब वो अपने ही खून में लथपथ होकर गिरी होगी तो उसने क्या सोचा होगा? क्या आखिरी बार उसने उसे याद किया होगा? उसके दिल ने उसे आवाज दी होगी। बरसों की प्यार कहानी कितनी जल्दी खत्म हो गई थी। बस तो 4 माह के अंदर ही उनकी जुदाई हुई। वो दुल्हन बनी और फिर कब्र में जा सोई। उसकी मासूम मुस्कुराहट इमरान की आंखों में चमकती रहती। उसके सादा फिक्रे उसके कानों में गूंजते रहते और उसकी दिलकश हंसी इमरान की रूह को चिरखे लगाते रहती।
वो जिंदगी से भरपूर थी। कितने सुहाने सपने थे उसकी आंखों में, और एक 8 mm की गोली ने वो सब कुछ खत्म कर डाला था। इमरान उसे भूलना चाहता था मगर भूल नहीं सकता था। वो रातों को दीवाना वार खुशाब शहर की गलियों में फिरता, शराब पीता, झगड़े करता और फिर निढाल होकर सो जाता। इसकी दिलेरी और बेखौफी के चर्चे होने लगे। ये चर्चे 2 तरह के थे। एक तो वो फड्डे और झगड़े थे जिनमें वो बेदरेग इन्वॉल्व हो जाता था। दूसरे सर्कस में उसकी खतरनाक परफॉर्मेंस थी। जानवरों से दूर होने के बाद उसने दीगर शोबों की तरफ खतरनाक तेजी के साथ गैर मामूली तवज्जो दी और देखने वालों को हैरान कर दिया। मोटरसाइकिलिस्ट बादशाह का सर्कस से मुआहदा खत्म होने से पहले ही इमरान इस फन में हैरत अंगेज महारत हासिल कर ली थी। इस सिलसिले में बादशाह ने भी खातिर खा मदद की। अब वो मौत के कुएं में शानदार परफॉर्मेंस देने के काबिल हो गया था, बल्कि कुछ आइटम्स में बादशाह से 2 हाथ आगे निकल गया था। इसके लिए बदतरीन खतरात के लिए एक भूख सी पैदा हो चुकी थी। जान साहब और खाला सदीका वगैरह के बहुत मना करने के बावजूद उसने झूलों पर बाजीगरी भी शुरू कर दी थी। इसकी गैर मामूली दिलेरी और बेखौफी से हर दिल अजीज बना रही थी। वो जहां कहीं किसी नातवां लाचार शख्स पर ज्यादती होते देखता, सीना तान कर उसके दिफा में खड़ा हो जाता और इस हवाले से अपनी जान की भी परवाह ना करता। नतीजा ये निकलता कि एहसानमंद शख्स उसका गर्विदा हो जाता। उसे अपने इर्द गिर्द से मोहब्बतें मिलने लगी। लोग उससे अपनायत महसूस करने लगे और मुश्किल वक्त में उसकी तरफ देखने लगे। उसकी तरफ उठने वाली उल्फत भरी नजरें उसके अंदर धीरे धीरे एक तब्दीली को राह देने लगी। इसे अपनी बेकार जिंदगी का मुहिम सा मकसद नजर आने लगा। वो अपने इर्द गिर्द ऐसे आंसू तलाश करने लगा जिन्हें पूंछ सके, ऐसे बेवसीला लोग ढूंढने लगा जिनका वसीला बन सके। उसकी तबाहल जिंदगी गैर महसूस तौर पर एक नया रुख इख्तियार करने लगी। अब उसके लिबास में हर वक्त भरा हुआ रिवाल्वर रहता था, लेकिन ये रिवाल्वर जेर दस्तों के लिए नहीं, इन जबरदस्तों के लिए था जो मोहब्बत की जुबान नहीं समझते। आम लोगों के लिए तो वो सरापा महर था। वो बड़ी अपनायत से उसे इमरान भाई और हीरो भाई जैसे इल्काबात से नवाजा करते थे। जान साहब के स्टार सर्कस में कई कुबरू लड़कियां थी। इमरान के मर्दाना वजाहत और उसकी गैर मामूली दरेरी सिनफे मुखालिफ को बड़ी शिद्दत से अपनी तरफ कशिश करती थी। 2-3 लड़कियां हर वक्त इमरान की कुर्बत की ख्वाहिशमंद रहती थी, मगर वो तो ये बाब अपने ऊपर हमेशा के लिए बंद कर चुका था। इनमें से सिर्फ एक लड़की थी जिसे वह किसी हद तक काबिल तवज्जो समझता था, लेकिन वो भी एक औरत की हैसियत से नहीं, सिर्फ एक मुसीबत ज़दा की हैसियत से। इसका नाम शाहीन था। शाहीन और उसके अहले खाना एक शातिर आमल के चक्रों में फंसे हुए थे। वो शख्स न सिर्फ इन सफ़ेद पोश लोगों से हजारों रुपए बटोर चुका था, बल्कि अपनी अयारियों के जरिए उसने इनका मकान भी अपने एक चहेते मुरीद के पास गिरवी रखवा दिया था। शाहीन इमरान के साथी फनकारों में शामिल थी। इसके अलावा वो इसलिए भी शाहीन की मदद जरूर समझता था कि उसे इन नाम नेहाद आमलों और जाली पीरों फकीरों से खुदा वास्ते का बैर पैदा हो चुका था। उसके बस में होता तो वह अच्छी असलिया लेकर निकलता और जहां कहीं इसे ऐसी जाहलियत का कोई अलमबरदार नजर आता, इसे भून कर रख देता। जो काम शाहीन और उसके सफेद पोश कर वाले पिछले 3 बरसों से नहीं कर सके थे, वह इमरान ने सिर्फ 2 रोज में कर दिया। आमल के चेले ने न सिर्फ मकान का कब्जा छोड़ा, बल्कि आमल ने इस रकम का काफी हिस्सा भी वापस किया जो उसने अमलियात के नाम पर सादा लुकराने से हटाया था। शाहीन इमरान को किसी और नजर से देखने लगी थी, लेकिन इमरान ने उस पर बिल्कुल वाजे कर दिया था कि उसकी जिंदगी में अब औरत के लिए कोई जगह नहीं है। हाँ, उसकी दिलजोई के लिए वो इससे मिलता भी था और हंसी मजाक की बातें भी कर लेता था। किसी वक्त उसे डर भी लगता था कि कहीं आगे जाकर इनका ताल्लुक कोई और रुख इख्तियार न कर ले, लेकिन फिर शबाना का गम बेपनाह शिद्दत के साथ उसके सीने को भर देता और उसे यकीन होने लगता कि इस मुख्तसिर से जिंदगी में तो ये गम उसे किसी और तरफ देखने की मोहलत नहीं देगा। इसे शबाना के साथ अपनी वफा बिल्कुल महफूज नजर आने लगती थी और यही उसकी आखिरी ख्वाहिश थी। वो इस वफा को आखिरी दम तक महफूज रखना चाहता था। धीरे धीरे उसकी जिंदगी तब्दील होने लगी। उसने खुद को दूसरों की आसानियों और खुशियों में गुम कर दिया। अपने इर्द गिर्द के निचले तबके से उसे खास तौर से वाबस्तगी पैदा होने लगी। जाहलियत तवाहम परस्ती के मसाइल का शिकार लोग उसकी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक ठहरने लगे। वो अंदर से झुलस रहा था, मगर उसको अपने होंठों पर हंसी सजाना आ गया। उसका कलेजा छलनी था, मगर उसने खुश खलकी को अपने अश्कों का पर्दा बना लिया। वो जान हथेली पर रखकर और चेहरे पर मुस्कान सजाकर एक और ढंग से जीने लगा। जान साहब और खाला सदीका के लिए वो सगी औलाद की तरह था। वह उसे अपने कारोबार में कोई इंतजामी हैसियत देना चाहते थे, मगर इमरान अपने ढब से जीने का आदी हो गया था। वो अब जान साहब के सर्कस का सबसे मकबूल फनकार था। खतरों से खेलना उसकी फितरत सानिया हो चुका था। वो हीरो कहलाता था और शायद ऐसा कहलाने का हकदार भी था। अपनी माँ की याद और अपनी शबाना की तस्वीर को सीने से लगाए वो अपने ढंग से जीता रहा और जीता रहा, लेकिन उसकी जिंदगी का एक ऐसा बाब भी था जिसे वो खोलना नहीं चाहता था। इमरान भाई या हीरो भाई तो वो बन चुका था, लेकिन कमांडो कैसे बना, ये रुदाद सुनाने की उसे किसी को इजाजत नहीं थी। इसने वो बाब अपनी तरफ से गोल कर दिया। लेकिन अब मैं इसी जगह वापस आता हूँ
जहां से इमरान की तवील कहानी शुरू हुई थी। ख्वाजा जरगा की वही पुरसूं रात थी। 7वीं के जश्न का आगाज हो चुका था। रात का तीसरा पहर खत्म हो गया था, मगर आसमान पर अभी तक गाहे पकाए आतिशबाजी के रंग बिखरते थे और कुर्बो जवार को मुनव्वर कर जाते थे। यूं लगता था कि जरगा आज सोने का इरादा नहीं रखता। मौसीकी की लहरें, नारों का शोर, हाथियों की आवाजें, आतिशबाजी की ततराहट, ये सब कुछ एक दिल नवाज इर्ताज पैदा करता था और हर जानदार और बेजान शय एक सरमस्ती में डूब जाती थी। हमारे सामने चाय के कई खाली मग रखे थे। इमरान के इर्द गिर्द सिगरेटों के टुकड़े बिखरे थे। उसकी कहानी ने मेरे दिल में अजीब सा गुदाज भर दिया था। मैंने उसके खूबरू चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अभी तक यादों की किरचियां बिखरी हुई थी। मैंने कहा, मां का अभी तक कोई पता नहीं चला? नहीं। उसने नया सिगरेट सुलगाकर मुख्तसर जवाब दिया। तुमने तलाश खत्म कर दी? नहीं जिगर, वो जिंदगी की आखिरी सांस तक खत्म नहीं हो सकती, लेकिन पता नहीं अब कभी कभार आस टूट जाती है। तुम्हारा शेखुपुरा वाला आबाई घर तुम्हारे पास है? हाँ, कई बार सोचा कि उसे बेच डालूं, लेकिन नहीं बेचा। पता नहीं क्यों दिल कहता है कि कभी कभी इस घर में मैं और माँ इकट्ठे होंगे, उसके सहन में बेरी के नीचे बैठेंगे, इसके कमरों में हमारी आवाजें गूंजेंगी। बड़ी यादें हैं उस घर के साथ। मुझे नहीं लगता कि मैं उसे कभी बेच सकूंगा। और चौधरी सजावल वगैरह, चौधरी के वारसों ने कभी तुमसे बदला लेने की कोशिश नहीं की? इमरान ने कहा। चौधराइन 1.5-2 साल तो खामोश रही, फिर उसने पता नहीं किसके बहकावे में अपने पुत्र नियाज और दामाद शरफगन के सामने सब कुछ बक दिया। इन लोगों ने मुझ पर चढ़ने की कोशिश की। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? वह मखसूस अंदाज में मुस्कुराया। तेरा यार अब तरने वाला नहीं, लोहे का चना बन चुका है। तेरी दुआ से न्याजे और अफगन जैसे लोग अब यहाँ इस जेब में रहते हैं। उसने अपनी जेब तपतपाई जैसे वाकई वहां न्याज और अफगन मौजूद हो और वो इन्हें थपक रहा हो। और वह तुम्हारा यार राजा? इमरान ने गहरा गश लिया। राजा अपनी तर्ज का वकरा करैक्टर था। मैंने बहुत रोका, लेकिन अपने शुगलों से बाज नहीं आया। नतीजा ये निकला कि एक दिन लाहौर की हीरा मंडी के करीब एलीट फोर्स के हत्थे चढ़ गया। मंशियात और फ्रॉड के 3 संगीन केसों में उसे 7 साल की कैद हुई। अब वह पंजाब ही की किसी जेल में है। काफी अरसे से उसकी कुछ खबर नहीं। और शाहीन, इमरान के होठों पर बेसाख्ता एक जख्मी मुस्कुराहट खेल गई। वो बोला, मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं और इकबाल करीबन 1 साल पहले पाकिस्तान से तुम्हारे खोज में रवाना हुए थे। इस वक्त तक वो बाकायदे हयात थी। मैं इस पर जोर देकर आया था कि वो मंगनी चंगनी करा ले, बल्कि मेरी वापसी तक उसकी शादी और एक आध बच्चा भी हो जाना चाहिए। वो खूब हंसी थी। क्यों? मैंने कहा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा 3-4 महीनों में वापस आ जाऊंगा। उसे यकीन था कि इतने थोड़े वक्त में वो बच्चा पैदा नहीं कर सकती, लेकिन अब तो साल से ऊपर हो गया। हो सकता है कि वो मेरी फरमाइश पूरी कर दे। मैंने गहरी नजरों से उसे देखते हुए कहा, क्या वाकई तुम? मेरा मतलब है तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं? नहीं ताबी, वो पूरे यकीन से बोला। मैं उसे साफ बता चुका हूँ कि मुझ पर यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उसके साथ मेरी दोस्ती है, हंसी मजाक भी, और ऐसा दीगर लड़कियों के साथ भी है, लेकिन मेरे दिल में जो कुछ मर चुका है वो फिर जिंदा नहीं हो सकता। शायद मैं चाहूं भी तो नहीं हो सकता। इट इज ऑल ओवर। और अब इन बातों को छोड़ो यार, तुम माजी में बहुत गोते दे चुके हो मुझे। अब मेरा सांस टूटने लगा है। अब मुझे बाहर निकालो, वरना 7वें का जश्न देखने से पहले ही मेरा अपना 7वां और 10वां हो जाएगा। वो धीरे धीरे फिर अपनी मखसूस खुश गुफ्तारी की तरफ पलट रहा था, लेकिन मेरा दिल उसके लिए गम क्या था, समंदर में डूबा हुआ था। यही लग रहा था कि मासूम सूरत है। शबाना की नागहानी मौत मेरे सामने वाक़ई हुई है और मैं सारे इस दर्द करब का चश्मदीद गवाह हूँ, जो चनाब के किनारे प्यार करने वाले 2 दिलों के हिस्से में आया और जिसे उन्होंने आंसू के दरिया में तैर कर छीला। मेरा यह कयाफा 100% दुरुस्त निकला था कि इमरान भी किसी ऐसी तकियानूसियत का डसा हुआ है जो जहां भांडियल एस्टेट में किसी अफरीद की तरह पंजे काढ़े हुए है। सादा लू और तवहम परस्ती की गोग से जन्म लेने वाली यह तकियानूसियत इमरान की हंसती बसती जिंदगी को चाट गई थी, और ऐसी न जाने कितने जिंदगियां अरसे से इसकी भीड़ चढ़ रही थी। मैं गहरी नजरों से इमरान को देखता रहा। वो बोला, जब तुम ऐसे देखते हो तो मुझे लगता है कि हिप्नोटिज्म सीख रहे हो और इसका पहला तजर्बा मुझ पर करना चाहते हो। देखो जिगर, अनाड़ी जादूगर बड़ा खतरनाक होता है। बंदे को गायब कर देता है और फिर वापस नहीं ला सकता। बादजा ऐसे जादूगर मुतासिरीन के डर से कबायली इलाके में फरार हो जाते हैं। मैंने सुनी अनसुनी करते हुए कहा, इमरान एक बात कहूँ, तुम्हें अजीब तो लगेगी लेकिन यह हकीकत है। हाँ हाँ कहो। अजीब बातें सुनने के लिए ही तो मैं रह गया हूँ। मैंने कहा, इब्ने सफ़ी मरहूम का एक किरदार हुआ करता था अली इमरान। कॉलेज के दौर तक हमने उसे खूब पढ़ा है। बड़ी दिलचस्प जासूसी कहानियां होती थी और कहानियों से ज्यादा दिलचस्पी हमें उस ऊट पटांग किरदार में हुआ करती थी। इत्तेफाक से तुम्हारा नाम भी इमरान है, सिर्फ इसमें दानिश का इजाफा है। मुझे तुम्हारे अंदर उस किरदार की बहुत सी झलकियां नजर आती हैं। कहीं तुम उस किरदार का दूसरा जन्म तो नहीं हो?